हेलो फ्रेंड्स, मैं एम आर बाबू। वेलकम है, स्वागत है आपका संघर्ष फ्यूचर क्लासेस में। संघर्ष फ्यूचर क्लासेस में जहां आप देखने वाले हैं आज क्लास 8 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को। इसमें क्लास 8 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 को हम पढ़ने जाएंगे। चैप्टर 1 का नाम है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। आज हम जानेंगे कि व्हाट इज रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और चैप्टर 1 में जितने भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी नियम है, जितने भी रूल है, उन सबको पढ़ेंगे ताकि चैप्टर 1 में कैसा भी सॉल्यूशन हो जाए, कैसा भी सम आ जाए, कैसा भी सवाल आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, वो हम हमसे एक क्वेश्चन बचे ना, बनाए बिना। तो बात करेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या से पहले हम जानेंगे, पहले परिमेय संख्या को जान लेते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या यानी ऐसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके। लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो नहीं है, वो परिमेय संख्या हरगिज नहीं होगा, कतई नहीं होगा। यदि परिमेय संख्या ऐसी संख्या को कहेंगे, ऐसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और शर्त क्या है? शर्त क्या है? इसका शर्त को फुलफिल करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? हर में यानी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो यानी क्यू जो है जीरो के बराबर हरगिज नहीं होना चाहिए। इससे पहले हम बात करेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या वो होता है जो 1 2 3 4 यानी 1 से शुरू होती है। गिनती की सभी संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। जो गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है? हम तो ये नहीं बोलते हैं हम जीरो, मेरे पास जीरो है, मतलब कि कोई भी काम करते हैं हम ये नहीं बोलते हैं किसी चीज को गिनने के लिए हम जीरो से नहीं गिनते। जीरो का मतलब कुछ है ही नहीं, गिनती कहाँ से? 1 से। इसलिए कहते हैं गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से होती है। अब उसके बाद आ जाएगा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है? बस कुछ नहीं, सिर्फ प्राकृतिक संख्या में जीरो को लगा देंगे यानी जीरो को मिला देंगे, वो क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या, पूर्ण संख्या ऐसी संख्या होती है जो जीरो से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या ऐसी संख्या होती है जो जीरो से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है। अब बात रहा पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स। इंटीजर नंबर किसको कहेंगे? ऐसी संख्या जिसमें 0 1 2 3 तो होगा ही, साथ साथ क्या होगा? निगेटिव भी होगा। साथ साथ क्या होगा? निगेटिव संख्या भी इसमें पाया जाएगा। उसे क्या कहेंगे? अनंत तक जाएगा। इधर भी अनंत तक जाएगा, उधर भी अनंत तक जाएगा। ठीक है। यानी प्राकृतिक संख्या बात करेंगे हम। प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जो 1 से शुरू हो यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। उसके बाद हम बात करेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जो शून्य से शुरू हो, जो शून्य से शुरू होगा यानी प्राकृतिक संख्या में हम जीरो लगा देंगे, वो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। बस आसान है, कोई लफड़ा नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे किसका? उसके बाद हम बात करेंगे इंटीजर्स नंबर यानी पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या दोनों डिफरेंट है, याद रखिए। पूर्ण संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो, पूर्णांक संख्या यानी जिसमें जीरो और 1 यानी प्लस और नेगेटिव न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल तीनों हो। पॉजिटिव यानी जैसे कि 1 2 3 4 हो गया, नेगेटिव यानी -1 -2 -3 -4 -5 यह हो गया, और न्यूट्रल यानी शून्य हो गया, जिसमें माइनस प्लस और शून्य शामिल हो उसके देंगे पूर्णांक संख्या कहेंगे। ये हो गया हमारा परिमेय संख्या का पूरा डेफिनेशन। यानी ऐसी संख्या जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। पी वाई क्यू का मतलब क्या होता है? कि पी वाई क्यू का मतलब हम पढ़े हैं अंश बटा हर, अंश बटा हर पढ़े हैं ना। बस अंश मतलब ऊपर वाला जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला जीरो है तो डजंट मैटर, डोंट माइंड यानी परेशान मत होइए आपकी ऊपर वाला जीरो है तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं, सिर्फ कह दिया क्या?
क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी हर जीरो होगा तो खेला खत्म, हर वाला जीरो नहीं होना चाहिए। हर वाला जीरो होगा तो वो परिमेय संख्या पता ही नहीं होगा। इसलिए हम पी वाई क्यू का मतलब समझ गए ना। पी और क्यू क्या है? पी और क्यू एक पूर्णांक है। पी और क्यू एक क्या पूर्णांक है? जैसे पूर्ण संख्या क्यों बोले पूर्णांक है? क्यों? पूर्णांक में माइनस प्लस जीरो सब आ गया ना, इसलिए हम कहेंगे पी और क्यू क्या है? एक पूर्णांक है। पी और क्यू क्या है? एक पूर्णांक है। इसमें पी का मान हम 10 भी लिख सकते हैं, माइनस 10 भी लिख सकते हैं, करोड़ लिख सकते हैं, लाख लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। क्यू का मान जो मान होगा वो लिख सकते हैं, मगर जीरो नहीं, मगर जीरो नहीं। वो हो गया क्या? परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे आप पी के रूप में लिखेंगे, और पी और जहाँ पे क्यू जीरो के बराबर नहीं होगा, बस हो गया। और प्राकृतिक संख्या की बात तो हो ही गई, जो गिनती से शुरू होगा। पूर्ण संख्या की बात हो गई, जो जीरो से शुरू होगा। और पूर्णांक संख्या की बात हो ही गई, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल यानी प्लस माइनस और शून्य शामिल हो, वो क्या हो गया? परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या। अब बात इसका हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं? हटाते हैं, इसको मिटाते हैं। आप देखिए, अब इसमें जिसमें पहला चैप्टर को बनाने के लिए हमको ये कुछ नियम है, 8 नियम है। कितने अच्छे नियम है पहला चैप्टर को बनाने के लिए? 8 नियम। ये 8 नियम से फालतू एक कलम भी नहीं जाना है। ये 8 नियम से आगे एक कलम भी नहीं जाना, बस ये 8 नियम में चैप्टर खत्म, चैप्टर का खलास कर देंगे। ये 8 नियम है, बस ध्यान देखिए इस 8 नियम को जैसे हो गया, रटना हो रट लेना, एम्प्लियर करना कर लेना, या तो समझ लेना, बस नियम कुछ नहीं। इस तरीके का हम कैलकुलेशन का यूज करते हैं, ये आम बात है, ये आम भी करता है यूज। मगर उसको पूछ लिया जाए कि ये जो आपके है 10 प्लस, जैसे कि मान लेते हैं 5 प्लस 4 बराबर 9 हुआ, बराबर 9 हुआ नहीं? अगर आप उसी को पूछ दीजिएगा 5 प्लस 4 बराबर 4 प्लस 5, 5 प्लस 4 बराबर 9 और 4 प्लस 5 बराबर 9, कौन नहीं बना पाएगा? जो बच्चा सही से बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, वो बना लेगा। मगर यहाँ बात ये है, इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि कोई भी ऐसे कर ले 5 प्लस 4 बराबर 9, उसका 4 प्लस 5 9, उसको ये पूछ लिया जाए कि अच्छा ये बताइए आप 5 प्लस 4 बराबर 9 जो किए और 4 प्लस 5 बराबर 9 जो है, ये किस नियम के अकॉर्डिंग? यानी 5 प्लस 4 बराबर 4 प्लस 5 और 9 बराबर 9 आया, जो ये किस नियम के अनुसार बनाए, वो नियम में फंस जाएगा। वो सीधे कहेगा इतना कर दे कमाल है, कहीं गलती नहीं दिखा देंगे। और हम भी नहीं कहते वो गलती है, गलती ये भी नहीं है, ये भी क्या 100% सही है। बात ये है हम पूछ रहे हैं कि आपको नियम कौन सा यूज किया? नियम नहीं जानते, क्योंकि बेसिक पढ़े ही नहीं, पढ़ाया नहीं गया, पढ़ाया गया मगर पढ़े ही नहीं। पढ़ने की कोशिश की तब ना पढ़ाया जाएगा। इसलिए ध्यान से पढ़िए, बेसिक के साथ पढ़िए और अपने बेसिक को मजबूत कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो पहला नियम क्या है? संविर्त नियम। क्या है? जिससे ये बना था, ये कर्म विनिमय नियम से बना था, यानी कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये नियम बना था। बराबर 9 जो आया था 4 प्लस 5 5 प्लस 4। तो पहला नियम क्या है इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे? पहला नियम है संविर्त नियम, जिसको हम बोल सकते हैं क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर रूल, ठीक है, कोई भी बोलते अपना भाषा है, चलेगा। संविर्त नियम क्या होता है? ए प्लस बी बराबर सी, ए प्लस बी बराबर सी। आप सीधे 5 प्लस 3 बराबर कितना होगा? 8। आपको बच्चा कहिएगा 5 प्लस 3 बराबर 8, ये तो बता दीजिएगा, कोई बता देगा। आपको कहेगा, आप जब किसी को पूछिएगा 5 प्लस 3 बराबर 8, बताओ ये किस नियम के अनुसार बना है? मेरे को इसमें नियम है क्या? तो डिफाइन किए थे, ये भी नियम है। ये कौन नियम है? संविर्त नियम है। कौन नियम है? संविर्त नियम यानी क्लोजर लॉ। क्या है? क्लोजर लॉ। 5 प्लस 3 बराबर 8। वही तरह ए प्लस बी, ए मान लेते 5 है, बी मान लेते 3 है, बराबर सी, यानी 1 और 2 को जोड़ेंगे तो तीसरा संख्या आएगा। तीसरा यानी अलग संख्या, कोई अलग संख्या है क्या? नहीं है, 5 अलग है, 3 अलग है, इन दोनों को जोड़े फिर तीसरा अलग में आया नहीं है। वही तरह ए प्लस बी बराबर सी, ये कौन नियम हो गया? क्लोजर लॉ हो गया। तो क्या हो गया? क्लोजर लॉ हो गया। अब इसको अपने कॉपी में ट्राई कीजिएगा। क्लोजर लॉ प्लस के लिए, तो प्लस के लिए तो हम बता दें प्लस के लिए अब आप अपने कॉपी में चेक कीजिएगा, माइनस, इसको माइनस में करके देखिएगा, फिर इसके बाद गुना में करके देखिएगा, भाग में करके देखिएगा। यानी जैसे कि 5 गुना
3 बराबर 15, 5 गुना 3 बराबर 15। यहाँ ए बी अलग सी आया ना, ए बी सी आया नहीं, यानी यहाँ ए और बी, बी से ये दोनों से हट के आएगा क्या, सी। यहाँ दोनों से हट के नहीं, यहाँ 5 है या 3 है, यहाँ दोनों से हट के क्या गया, 15 आ गया, दोनों से हट के आ गया। अब उसके बाद दूसरा नियम क्या है, करम विनिमय नियम। करम विनिमय नियम नहीं पता चल रहा, करम विनिमय मतलब करम का चेंजिंग हुआ, करम विनिमय मतलब करम को बदल देंगे, बस हो गया। और क्या है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ बोलिए, कम्यूटेटिव रूल बोलिए, सब अपना भाषा। तो करम विनिमय मतलब करम को चेंज कर दीजिए। क्या चेंज करेंगे सर, ये देखिए, मान लेते कि 2 + 3 बराबर, ये क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, करम विनिमय। करम मतलब कि हम यहाँ पे खड़े थे, आप यहाँ पे खड़े थे, आप यहाँ आ जाइए ना, हम यहाँ आ जाते हैं, कर्म चेंज हो जाएगा। तो वही करें, तो जो यहाँ पे था उसको यहाँ कर देंगे, जो पहले था उसको बाद में कर देंगे, और जो बाद में था उसको पहले कर देंगे, जो बाद में था उसको पहले कर देंगे, जो बाद में था उसको पहले, जो पहले था उसको बाद में कर दिए। अब दोनों को जो दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं हो रहा तो हम समझ लेंगे कि फॉर्मूला गलत है, नियम गलत है। इतने होता नहीं होता है, 2 3 5, 3 2 5, दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गया। इससे हम पता कर लिए कि ये जो है 2 + 3 बराबर 3 + 2, दोनों का मान क्या निकला, 5 5 ही निकला। ये किस नियम के अनुसार बराबर हुआ, करम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के नियम के अकॉर्डिंग, नियम के अनुसार क्या हुआ, ये बराबर निकला। ठीक है, इसी में आप क्या कीजिएगा, माइनस वाला चेक कर लीजिएगा, प्लस वाला हो गया, माइनस वाला जोड़ घटा गुना, यानी इस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये तीन को आप कॉपी में चेक करके बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा क्या कौन इसके लिए वैलिड है, कौन इसके लिए वैलिड है। जरूरी नहीं कि जोड़ घटा गुना भाग चारों वैलिड हो। जैसे हम मान लेते हैं यही रहेगा, मान लेते हैं ए का मान हमने ले लिया, चलिए अभी यहाँ प्रूफ था ना, इसको आप हम मिटा देते। हमारे ए का मान क्या लिए थे, 2 और 3 मानते, तो हम ए का जगह माइनस मिलते हैं, माइनस में क्या हो जाएगा, ए मान लेते 2 है, ए माइनस दे देंगे, यहाँ प्लस करेगा माइनस कर देंगे, -3 बराबर, फिर बी क्या है, 3 है, 3 यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस ए कितना है, 2। अब देखिए 2 - 3 कितना होगा, -1, 3 - 2 बराबर 1 हुआ, बराबर इधर -1 है, इधर +1 है, जमीन आसमान का फर्क है। यानी हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव रूल जो है वो गुना के लिए, घटा के लिए वैलिड नहीं है, घटा को वो फुलफिल नहीं करता, घटा को वो नहीं मानता है। क्या, करम विनिमय नियम जोड़ के लिए वैलिड है और घटा के लिए वैलिड नहीं है, घटा के लिए वैलिड नहीं है, गुना के लिए भी वैलिड होगा मगर भाग के लिए भी होगा, मगर एक पोजीशन आएगा जहाँ पे नहीं होगा। और कहाँ पे नहीं होगा, जब मान लेते कि बी का ए भागा बी रहेगा, बी का मान 0 रहेगा, तो 0 नीचे में आ जाएगा, जब 0 आ जाएगा उसका कोई मान नहीं होता, इसलिए वहाँ नहीं होगा। ठीक है, बाकी आप लोग कॉपी में चेक कीजिएगा, आसान है, कोई भारी नहीं है। और तीसरा रूल क्या है, सहचार्य नियम, इसको हम बोलते हैं सहचार्यता का नियम भी बोलते हैं। क्या, सहचार्यता का नियम या सहचार्य नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसका रूल क्या होता है, ए ब्रैकेट ए इंटू ब्रैकेट बी गुना सी बराबर, फिर ए गुना बी ब्रैकेट बंद इंटू सी, नहीं पता यहाँ क्या चला, कुछ पता चला, ए बाहर में था, बी और सी अंदर में था, और यहाँ क्या होगा, ए और बी, यानी पहला वाला बाहर में था, दूसरा तीसरा अंदर में था, या पहले दूसरे को अंदर कर दिए, तीसरा को बाहर कर दिए। अभी हम एक कोई मान ले लेते हैं, जैसे कि हम ए का मान ले लिए, यहीं से ले लेते हैं, ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान मान कोई चीज ले लीजिए, बोलिए आप लोग, मान लीजिए 4 लेंगे। ठीक है, तो ए के जगह हम क्या बैठाएंगे, ए के जगह 2 बैठाते हैं, ठीक, बी की जगह क्या बैठाएंगे 3, सी की जगह 4 बराबर, यहाँ ना बराबर जवाब। फिर ए की जगह क्या था 2, बी का मान कितना है 3, सी का मान कितना है 4, क्या दोनों बराबर होता है, गुना करते हैं, 3 चरतिया 12, 12 दूनी 24 बराबर 3 दूनी 6, 6 के 24, दोनों बराबर हो गया। अब कोई कहा कि इसको ऐसे गुना की
आप उसको सिर्फ इतना तो मैथ दे दीजिएगा, गुना करके बताओ, तो बता देगा कि 24 इधर से है, 24 इधर से है। और उसको ये पूछ लीजिएगा, ये बताइए ये 24 बराबर 24 जो है ये किस नियम के अनुसार आया, वहां बेचारी फंस जाएगा। उसके लिए फंसना नहीं आपको, आप इसलिए पहले रेडी रहिए, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ए इंटू बी गुना सी बराबर ए गुना बी इंटू सी, यानी एक पहला बार एक तरफ क्या होगा, पहला वाला बाहर, दूसरा तीसरा अंदर, दूसरा तरफ क्या होगा, पहला दूसरा अंदर, तीसरा बाहर होगा। जिसके बाद आपके चौथा रूल क्या है, वितरकता का नियम। वितरकता का नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वितरकता मतलब कि नहीं समझा, इसको दूसरा भाषा में कहते हैं वितरण नियम, समझ रहे। वितरण मतलब बांटने वाला नियम। इसमें क्या होगा, बांटने की बात होगा, यहाँ पे बांटने वाली बात होगी। बांटने वाली बात क्या होगा, ये ए था, अंदर में बी और सी, ए कोई मान लेते हैं ए क्या है, स्पेशल मेहमान है, और बी सी के यहाँ उसको आना है। बी सी क्या, दोनों अपना भाई है, ये ए मान लेते हैं बहन है, इसके यहाँ मेहमानी खाने आएगा तो दोनों के यहाँ आना पड़ेगा, दोनों के यहाँ आना पड़ेगा, तो एक नाराज हो जाएगा, इसलिए नाराज नहीं करना है। तो पहले क्या करेगा, इसके यहाँ जाएगा, पहले इसके यहाँ जाएगा, ए बी के साथ मिल के आके, ठीक। फिर यहाँ जोर है तो जोर, फिर इसके बाद ए किसके यहाँ जाएगा, सी के यहाँ जाएगा, फिर ए सी के साथ मिल गया, ठीक है। फिर यहाँ गुना है, ए गुना बी, ए और बी के बीच इसमें गुना का चिन्ह आ गया, तो जोर है तो जोर, ए गुना सी, ए और सी के बीच क्या है, गुना का चिन्ह, ठीक है। बस वही कह रहा है वितरण नियम। मानते ए का मान यहाँ क्या लिए थे 2, बी का मान 3, सी का मान 4, वही मान को यहाँ बैठा दीजिए। मान लेते ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 3 प्लस 4 बराबर 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 4। देखें बराबर होता है नहीं, होना चाहिए। 4 3 7, 4 3 7, 7 दूनी 14, और जगह नहीं है निहानी देते हैं, 7 दूनी 14, इधर 14 आ गया। अब एक बार बराबर का इस पर गुना करते हैं, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 और 2 6, कितना होगा 8 6 14, ये दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया, दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया, दोनों तरफ बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये नियम जो है गुना के लिए वैलिड है। अब जोड़ घटा भाग के लिए वैलिड है या नहीं है, उसको हम नहीं बताएंगे, उसको आपको बताना पड़ेगा। आप कमेंट में जरूर बताएं कि वैलिड है या नहीं है। अब जब आपको समझ में नहीं आए इसलिए हम कैसे पता करेंगे वैलिड है नहीं है, बस इसके लिए सीधे से आंसर है। मान लेते ए का मान आप पूछ ले, जो मन करता है वो ले लीजिए, कोशिश कीजिए कि छोटा से छोटा मान लेता कि चेक करने में आसानी हो। मानते हम ए का मान जो लिए हैं यहाँ पे 3, और बी का मान 3, ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 4, उसी को लेकर बैठिएगा। यहाँ पे गुना में जब जोड़ की बात आएगा तो यहाँ जो है, जब घटा की बात आएगा तो यहाँ घटा कर दीजिएगा, जब गुना की बात आएगा तो यहाँ पे गुना कर दीजिएगा, जब भाग की बात आएगा यहाँ पे भाग कर दीजिएगा, यानी सब में देखकर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब 5वां रूल क्या है, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी। योज्य तत्समक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। वो एडिटिव आइडेंटिटी क्या आता है, a प्लस 0 बराबर a, यानी एडिटिव आइडेंटिटी हम किसको बोलेंगे, सीधी बात, योज्य तत्समक कौन है, 0। योज्य तत्समक कौन किसको बोलते हैं, 0 को, यानी किसी भी संख्या को 0 के साथ जोड़ने पर वह संख्या ही प्राप्त होता है। कोई भी संख्या को 0 के साथ जोड़ेंगे वो संख्या प्राप्त होती है। जैसे जी तो बच्चा वाला खेल है, तो हम जानते हैं, आप जानते हैं, मगर आप पूछ लिया जाएगा, ये हम कह देंगे 5 प्लस 0 बराबर कितना होगा, आप बोल दीजिएगा फौरन की 5 है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप माहिर हैं, तेज हैं, तो दूध पिया बच्चा बताता है, समझे। आप माहिर होने के लिए आपको रियल मीनिंग में इसका जाना पड़ेगा, नहीं इसका नियम में जाना पड़ेगा। अब हम आप ये जब पूछ लेंगे 5 प्लस 0 बराबर 5 हो गया, ये किस नियम के अकॉर्डिंग, किस नियम के अनुसार 5 प्लस 0 बराबर 5 हुआ। अब ये नहीं बोले सर जी नियम भी होता है, ये तो बच्चा वाला खेल है। हाँ नियम होता है, नियम क्या है, योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी यानी 5 प्लस 0 बराबर 5। अब क्या छठा, इसी तरह आप कई एग्जाम्पल लेकर आप जितना मर्जी हो उतना प्रैक्टिस कीजिए, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका जहन में क्या होगा, दिमाग में क्या होगा, माइंड में क्या होगा, फॉर्मूला आपका
फोटो बन जाएगा और हमेशा बैठा ही रह जाएगा जितना प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस जो है या अभ्यास जो है कोई व्यक्ति को क्या कहता है, पूर्णतया उसको बना देता है, उसको पूरा बना देता है। अब पांचवा वाक्य, आप छठा क्या है, गुणात्मक दशमलव। ये जो दशमलव किसको कहते हैं, जीरो को। गुणात्मक दशमलव किसको कहेंगे, एक को। गुणात्मक दशमलव किसको कहेंगे, एक को। गुणात्मक दशमलव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको कहेंगे, एक को। यानी एक के साथ किसी भी संख्या को गुणा करेंगे वही संख्या आ जाएगा। एक के साथ किसी भी संख्या को गुणा करेंगे एक वही संख्या आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं 9 गुना 1 बराबर कितना होगा, 10। 9 गुना 1 बराबर 9 ही होगा। बोले सर जी बच्चा वाला चीज क्या पढ़ाते हैं, बच्चा वाला चीज हम नहीं पढ़ाते हैं, आपको समझाना ये चाहते हैं, ये बच्चा भी बना लेता, सही बात है आपको। मगर बात यहाँ ये है कि आपको पूछ लिया जाएगा कि 9 गुना 1 बराबर 9, आप बताइए किस नियम के अनुसार बना, तो आप क्या बोलेगा, बच्चा वाला चीज है नहीं, तब क्या बोलना पड़ेगा, सर जी ये तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से बना है, नियम याद रखना पड़ेगा। इसलिए आपको ये पूछा चले गया 9 गुना 1 बराबर 9 हुआ, ये तो सब जानता है, वो भी क्वेश्चन में भी दे देगा 9 गुना 1 बराबर 9, बताइए किस नियम के अनुसार साबित हुआ। तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी गुणात्मक दशमलव के अनुसार ये बना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्या, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में 8वां नियम क्या है, योज्य प्रतिलोम एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी सॉरी एडिटिव इनवर्स होगा। योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स किसे कहता है, किसी भी संख्या को कौन सा संख्या से जोड़ा जाए वो जीरो आ जाए। किसी भी संख्या को कौन सी संख्या से जीरो जोड़ा जाए जो जीरो आ जाए, ठीक है। यानी जैसे ए है, ए में क्या जोड़ेंगे कि जीरो आ जाए, माइनस ए जोड़ देंगे वो जीरो आ गया। माइनस ए में माइनस ए जोड़ देंगे जीरो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 8 है, 8 में हम क्या जीरो जोड़ेंगे कि जीरो आ जाएगा, क्या जोड़ेंगे कि जीरो आ जाएगा, हमको -8 जोड़ना पड़ेगा, -8 जोड़ना पड़ेगा। तब करना पड़ेगा क्या, 8 प्लस गुना माइनस क्या आ जाएगा, 8 में आ गया जीरो, जीरो आया नहीं है, बस यही ध्यान रखना पड़ेगा कि हम 8 में क्या जोड़ेंगे जीरो आ जाएगा, यानी ए में क्या जोड़ेंगे कि जीरो आ जाए, ए में क्या जोड़ेंगे -1 को जोड़ना पड़ेगा। 8 में क्या जोड़े कि जीरो आ गया, -8 को जोड़ना पड़ेगा, यानी हमको कहा जाएगा कि 7 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, आपको करना पड़ेगा सीधे -7। 1 लाख का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, सीधे करना पड़ेगा -1 लाख। यानी जिस संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है उसमें सिर्फ साइन का उल्टा पेड़ी कर दीजिए। हम आपको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये भी 1 मिनट, जैसे आपको कह रहे हैं कि -7 का योज्य प्रतिलोम बताइए। जैसे योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम मतलब क्या जोड़ेंगे जीरो आ जाएगा, भाई -7 इसमें +7 जोड़ देंगे जीरो आ जाएगा, +7 जोड़ देंगे जीरो आ जाएगा, -7 में +7 खत्म, कितना आ गया जीरो। यानी हमको अब पूछा जा रहा है -7 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, +7, -10 का योज्य प्रतिलोम +10, +10 का योज्य प्रतिलोम -10, खत्म केला। अब आते हैं 8वां रूल क्या है और लास्ट रूल क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अलग है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अलग है, देखिएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी संख्या में कौन सा संख्या से गुना किया जाए वहां पे आंसर एक हो। एडिटिव इनवर्सन क्या था, किसी भी संख्या में कौन सा संख्या को जोड़ा जाए आंसर कितना आया, 0। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में किसी भी संख्या में कौन सा संख्या को जोड़ा जाए आंसर 1 आए, आंसर 1 आए। तो क्या करना पड़ेगा, संख्या a/b, ये एक फॉर्मूला है, यहाँ ए जो लिए मतलब एक फॉर्मूला है, मान लेते हैं a/b का हमको पूछ लिया जाए कि a/b का क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो b/a, पता क्या चला, a/b था, इसको उल्टा कर दिया b/a, बस हमको पूछ लिया 7 का योज्य प्रतिलोम सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, मतलब यहाँ क्या था a/b मतलब a/b का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, a/b का गुणात्मक प्रतिलोम b/a। ओ 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यहाँ पे उल्टा, यहाँ इसको उल्टा देंगे तो 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/7, 1/7
गुणात्मक प्रतिलोम 1/7। अपन ये सही है गलत है चेक करना पड़ेगा। क्या गुणात्मक प्रतिलोम कह रहा है कि कोई भी संख्या को उसी संख्या से किस संख्या कौन सी संख्या से गुणा करेंगे हमेशा आंसर एक आना चाहिए। गुणात्मक प्रतिलोम में आंसर एक आना चाहिए। ये सही है। देखिए देखिए ऊपर या नीचे है खत्म। आंसर कितना है 1 बच गया। 1 बचा नहीं 1 गुणा 1 बराबर 1 यानी 1 आ गया। 1 क्या आ गया आंसर आ गया। 1 क्या आ गया आंसर आ गया। जैसे कि हम करेंगे भी जैसे हम आपको कह दिए 3/4 का जो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब इसको हम सीधे पलट देंगे क्योंकि हमको आंसर एक लाना है। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब इसका उल्टा से गुणा कर देंगे। 3/4 था तो 4/3 से गुणा कर देंगे। अब शोध करते हैं कितना आता है 3 एकम 3 खत्म 4 एकम 4 खत्म 1 गुना 1 बराबर 1 आंसर एक आया नहीं है। यानी 3/4 का योग गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 4/3 हो जाएगा। हम कहेंगे क्या अच्छा ओके -2/5 गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा जैसा जी गुणात्मक प्रतिलोम तो 2/5 गुणात्मक प्रतिलोम मतलब पढ़ देंगे 5/2 हो गया। 2 2 5 एकम 5 कितना है आंसर -5 और गुणात्मक प्रतिलोम क्या करा +1 होना चाहिए +1 तो यहाँ क्या करना पड़ेगा माइनस था ना यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा यानी -2/5 को पलटेंगे तो 5/-2 आएगा और माइनस से खत्म तो 2 2 से खत्म 5 5 से खत्म गुना 1 1 गुना 1 1 आ जाएगा यहाँ माइनस नहीं आएगा। ठीक है बस ये क्लास 8 का जो पहला चैप्टर है इसमें बस यही 8 रूल है। यही 8 रूल है बस और कुछ नहीं। माना जाए तो चैप्टर खत्म हो गया और जो आप लोग का साथ रहेगा आप लोग का डिमांड रहेगा कि कुछ सॉल्यूशन भी लगाया जाए इसमें कुछ सवाल जवाब बनाया जाए तो उस पर भी बात होगी और आप लोग के कहने पर इसलिए और प्रश्नावली को भी इसका देखा जाएगा। ठीक है फिलहाल के लिए भी इस सारे फॉर्मूला को याद कर लीजिए। बस बेसिक फॉर्मूला इसको याद करना पड़ेगा समझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको 12 क्लास में जब मैथ रखिएगा वहाँ भी आपको ये साथ देगा। ये पीछा छोड़ने वाला भी नहीं है 12 क्लास में भी आपको साथ देगा समझे। इसलिए हौसला ऊंचा रखिए उड़ान ऊंचा भरिए काम भी ऊंचा कीजिए। ठीक है आज के लिए यहीं तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सॉल्यूशन के साथ यानी प्रश्नावली के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है जय हिंद।